कांवड़ मेला आज से शुरू हो गया है। 23 अगस्त तक कांवड़ मेला चलेगा। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। हरिद्वार में पूरा मेला क्षेत्र को बता दी कि 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए करीब 4000 पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। यातायात की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। यातायात पुलिस को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, चौराहों पर सतर्कता बरतने और जाम की स्थिति से बचने के लिए सक्रियता से कार्य करने को कहा गया है। तो देखिए, कांवड़ मेले के मद्देनजर यातायात की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। कांवड़ मेला आज से शुरू हो रहा है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। जय बोले की सभी कावड़ियों को हार्दिक स्वागत है। सावन का पहला दिन है। सभी कावड़ियों को लिए बहुत शुभकामनाएं। आए हुए जितने भक्तजन है उनकी सबको मनोकामना संपूर्ण होगी। हर हर गंगे हर महादेव। हमारा 550 किलोमीटर है बोले यहाँ से। हम सिरसा से आगे जाएंगे अनावत गाँव में। शुभकामना के साथ शुभ मंगल, शुभ सावन। जय श्री राम। मेरा बबलू नाम है सर। मैं बिलासपुर से आया हूँ सर। इसकी पहले हम नहाए और उसके बाद हमने इसकी पूजा पाठ की और सर अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। पहली बार आए हम, बहुत ही अच्छा लगा। मोहित बोले चंडीगढ़ से। चौथी कावड़ बोला जी। क्या मान्यता है, क्यों लेकर जाते हैं? बस बोला जी इच्छा है, बस घर वालों के लिए सुख शांति रहे, घर वालों के लिए लेके जाते हैं। बोला जी मतलब कि एकदम शुद्ध होके उठाते हैं कावड़। स्नान किया, पूजा पाठ की, फिर उठाते हैं। अच्छा लग रहा है बोला जी। बहुत 280 किलोमीटर तय करेंगे। का आगाज हो चुका है। कावड़ इस समय हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली है। जिस मार्ग पर इस समय हम खड़े हैं, ये मार्ग पैदल कावड़ पटरी मार्ग है, जहां से पैदल यात्री अपने कावड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कावड़ मेरे पीछे से आ रही है और ये अपने गंतव्य की ओर जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार व्यवस्था को दिखाएं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन भी इन कावड़ यात्रियों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी कावड़ यात्रियों को न हो। क्योंकि बीच में कुछ मार्ग ऐसे पड़ते हैं जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को भी संभालना पड़ रहा है और वहीं कावड़ यात्रियों के जत्थों को सुरक्षित निकालने के लिए बार बार ट्रैफिक को रोक करके रोड पार कराई जा रही है कावड़ यात्रियों को, जिससे कि कावड़ यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर जा सकें। और इस समय कावड़ यात्रियों के लिए जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। क्योंकि रात्रि के समय पथ प्रकाश की व्यवस्था जो कि बेहद जरूरी होती है, गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था जो कि बहुत जरूरी होती है, कावड़ यात्रियों के लिए की गई है। और कुछ दूरी पर अस्थायी शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। तो कावड़ यात्रियों की व्यवस्थाएं जितनी भी हैं सभी को दुरुस्त कर दिया गया है, क्योंकि जिलाधिकारी के माध्यम से सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे कि कावड़ यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, कावड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मनोज कश्यप, जनतंत्र न्यूज, हरिद्वार। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कांवड़ यात्रा को लेकर कि ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा बहुत भव्य और ऐतिहासिक होगी। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करता हूं। कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई करोड़ कांवड़ यात्री देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और यहां से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों तक जाते हैं। हमने सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करता हूं, क्योंकि कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें कई करोड़ कांवड़ यात्री देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और यहां से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को जाते हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, उसके हमने सारे प्रबंध किए हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सभी कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और उनके यहाँ आने पर स्वच्छता, ये पूरी तरह से निर्धारित हो, उसके लिए हमने काम किया है। सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है उनकी सुरक्षा। उसको लेकर सभी प्रबंध हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ आने वाले सभी कांवड़ यात्रियों से भी हमारा अनुरोध है, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। स्वच्छता है, यात्रा के नियम हैं, उन सभी का
जरूर पालन करेंगे तो आप अधिक पुण्य के भागी बनेंगे। सीएम धामी ने सचिवालय में नंदा देवी राज्यात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने साल 2026 में मां नंदा देवी राज्यात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यात्रा मार्गों की समय से मरम्मत, सुरक्षा रेलिंग की स्थापना, सभी प्रमुख पड़ावों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एम्बुलेंस और टेलीमेडिसिन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यात्रा के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को यात्रा से जुड़ने के साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर 2025 के अंत तक जमीनी स्तर पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए, जिससे साल 2026 की यह दिव्य यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अविस्मरणीय अनुभव बन सके। तो वहीं उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने और समाज को गुमराह करने वाले फर्जी साधुओं के खिलाफ सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम धामी ने ऐसे तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में ठाकुर उर्फ जलालुद्दीन की करतूत के बाद उत्तराखंड सरकार चौकस हो गई है। बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुछ असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाकर ठगी कर रहे हैं। सीएम धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की पहचान कर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ से जुड़ा हो। पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर आमजन को गुमराह करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। जो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए, हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए। और उत्तराखंड सरकार में पहचान छिपाकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले धोखेबाजों की पहचान के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। सीएम धामी ने कहा है कि अपनी असलियत छिपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कुछ आपराधिक तत्व सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सभी को सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो समाज को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और धार्मिक कार्यों के साथ साथ कुछ प्रकार के अपराधी तत्व होते हैं तो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, और जब सरकार उसके लिए कोई नियम कानून बनाती है उसका पालन सबको करना होता है। मुझे नहीं लगता है कि साधु संत के बेस में इस प्रकार के लोग आए, लेकिन अनेकों दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कालांतर में भी बेस बदल कर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी द्वारा उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाने पर साधु संत इस निर्णय की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य साधु संतों ने मुख्यमंत्री के निर्णय को सराहते हुए कहा कि सरकार को पूरा सहयोग देने की बात कही। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पहले भी ऐतिहासिक निर्णय लेती रही है। साधु संतों के वेश में कई लोग ठगी कर रहे हैं और लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना जरूरी है। आने वाले समय में ऑपरेशन कालनेमी के परिणाम बहुत सकारात्मक होंगे। उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाला है और इसमें कहीं फर्जी साधु भी यहाँ सक्रिय हो गए हैं
उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ये सभी कारनामे हो गए हैं जो लोगों को ज़बरदस्ती से जो है लूटते खसूटते हैं। कहीं हमने कल देखा कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधु बन करके, साधु का भेष पहन करके लोगों को ज़बरदस्ती पैसा मांग रही है। जो पैसा नहीं देगा उसको गाली दे रही है। मैं समझता हूँ इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की प्रशंसा करता है और हम सब जितने भी साधु संत हैं, जितने सनातनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ है और पहचान होनी अति आवश्यक है। शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे अखाड़े के संतों से उन्होंने इस बारे में बात करनी चाहिए। सरकार कैसे पहचानेगी उनको? कुछ अंदर की बात होती है वो हमारे महात्मा ही पहचान सकते हैं। हमारे संत महात्माओं से और विशेषकर हमारे अखाड़ा परिषद से उन्होंने विचार विमर्श करना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है, मैं स्वागत करता हूँ। हम सरकार का साथ देंगे। ऑपरेशन कालनेमी जो रूप दिया गया, आप कालनेमी न बने। आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, जिस सनातन धर्म के रहने वाले हैं, जिस हिंदू योद्धा के रूप में हिंदू कुल में जन्म लिए, आप अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म की सुरक्षा करें। इसलिए कालनेमी के रूप में जो भी छिपे हैं आप सुधर जाएं, नहीं तो राज्य सरकार के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा और सारे सनातन संत भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। पूरा संत समाज हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के पावन तत्वाधान में सारे साधु सन्यासी महामंडलेश्वर चारों शंकराचार्य हम सभी संत मिल करके इस कार्य को यशस्वी मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के लिए मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाओं के कारण कई पर्वतीय इलाकों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी, जिनमें देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से इन जिलों में तीव्र से अति तीव्र दौर की बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य जिलों में भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञानी ने बताया कि सप्ताह भर बारिश का दौर जारी रहेगा। अधिकतर जिलों के विभिन्न हिस्सों में कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत होगी। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा नियमों का अनुपालन करते हुए आवाजाही करनी होगी। और यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास बैली ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। ब्रिज से देर शाम वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। इसके साथ ही 12 दिन से बाधित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए खुल गया है। हालांकि अभी ब्रिज से छोटे और हल्के वाहनों की आवाजाही हो रही है। पहले फंसे हुए वाहनों को वापस जाने दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि स्लाई बैंड वाले छोर से ब्रिज की अप्रोच का काम पूरा होने में 1 दिन का समय और लगेगा। NH के ई मनोज रावत ने कहा कि क्षेत्र में हर दिन लगातार घंटों हो रही बारिश के कारण ब्रिज निर्माण में बाधाएं आईं, लेकिन गुरुवार को ब्रिज से आवाजाही शुरू हो गई। बता दें कि मार्ग बाधित रहने से यमुनोत्री धाम की यात्रा पिछले 12 दिन से बाधित थी। यात्रा बाधित होने से जानकी चट्टी, राना चट्टी, स्याना चट्टी आदि पहाड़ों पर सन्नाटा छाया रहा। मार्ग खुलने के बाद लोग अधिशासी अभियंता को बधाई दे रहे हैं कि इतने कम समय में बैली ब्रिज तैयार कर मार्ग आवाजाही के लिए सुचारू किया। 28 तारीख को क्लाउड बर्स्ट के कारण जो सिलाई बैंड और ओजरी पे हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 134 बंद हुआ था। सिलाई बैंड को तत्काल 1-2 दिन में ही खोल दिया गया था, जबकि ओजरी बैंड पर काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गधेरे में पानी अधिक बहाव होने के कारण श्रमिक वहाँ पे कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस पे निर्णय लिया गया कि बैली ब्रिज बना करके यातायात को सुचारू किया जाए। और 6 तारीख को हमारे पास बैली ब्रिज का समस्त सामान पहुँचा। 7 तारीख से हमने इस पे कार्य प्रारंभ किया और रिकॉर्ड समय 4 दिन में इसे पूरा करते हुए यातायात हेतु सुलभ करा दिया गया है। और पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते कर्णप्रयाग नैनी सैंड मोटर मार्ग ITI के पास सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहां पर दुपहिया वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, तो वहीं बड़े वाहनों के लिए ये मार्ग बीते 8 दिनों से बंद है। स्थानीय लोगों को मुख्य बाजार तक आने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने PWD पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग
मशीनरी अभी तक यहां सड़क खोलने नहीं आई है, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क मुख्य बाजार से कट गया है। पिछले 8 दिनों से ये सड़क यहाँ पे बंद है। बीच में बड़े रिस्क के साथ लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन विभाग का हम धन्यवाद करते हैं कि इस जोखिम भरे यात्रा से उनने लोगों को बचाया कि यहाँ से यात्रा न करें। और लगातार कपीरी विकास संघर्ष समिति विभाग से बात कर रही है। माननीय विधायक जी से कपीरी संघर्ष समिति की बातचीत हुई है, माननीय सांसद जी तक ये बात पहुँची है। लेकिन अब बरसात का समय है, ठेकेदार यहाँ पे आने का, कई ठेकेदार यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत जल्द हमें विश्वास है कि सड़क खुल जाएगी। सड़क तो आज उसको 7 या 8 दिन हो चुके हैं और ये हमारी लाइफ लाइन है। हमारे कपीरी को माने 20 से 30 गाँव को जोड़ने वाली ये लाइफ लाइन इसको कहा जाता है। और आज इसके अवरुद्ध होने से जो है तमाम हमको कम से कम 20-25 किलोमीटर फालतू घूम करके कर्णप्रयाग मुख्य जो हमारा ब्लॉक विकास खंड है, तहसील है, इतना घूम करके हम होकर हमारी पब्लिक को जाना पड़ रहा है। और मेरी निरंतर जो है PWD से बात हो रही है और PWD का कहना कि हम बहुत जल्दी ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। जी, उसमें भी कर्णप्रयाग नैनीसैण रोड का जो हमारा धारडोली सोलना निकलती है, उसके किलोमीटर 3 में जो है विगत दिनों में आई भारी वर्षा के कारण जो है वॉश आउट हो गई थी एक जगह पे बड़ा बोल्डर गिरने से। तो उस बोल्डर को हटाने, बोल्डर तो हमने तत्काल हटा ही दिया था, लेकिन सड़क सुचारू नहीं हो पा रही थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमने 1-2 बार जब ठेकेदार के माध्यम से उनको भेजा, वहाँ पे लेबर और मिस्त्री वगैरह गए वहाँ, तो उन्होंने अपने खतरे को देखते हुए कि यहाँ और भी चट्टानें जो हैं इस तरह से रुकी हुई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, तो उसके मद्देनज़र वो जो है कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। और देहरादून में बारिश के बाद दूरस्थ गांव का शहर से संपर्क कटा तो डीएम ने तत्परता दिखाई। जिलाधिकारी सविन बंसल पथरीले रास्तों पर पगडंडी नापते हुए नदी पार कर प्रभावितों के द्वार पहुंच गए। यहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मिसरास पट्टी के बटोली मजरे में पहुंचे जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को गांव से थान गांव तक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार करने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मौजूदा कोटी बटोली मार्ग को लोक निर्माण विभाग को सौंपने के लिए भी कहा। उन्होंने तहसीलदार को ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के लिए गांव में शिविर लगाने के लिए भी कहा। ग्रामीणों को 3 महीने तक किराए पर कमरे लेकर रहने के लिए 3,64,000 रुपए की धनराशि के चेक भी वितरित किए गए। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम वापसी के पहले दिन द्वारीखाल ब्लॉक में उथल पुथल हुई। पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह राणा के समर्थन में कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति सिंह ने नाम वापस लेकर कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी। महेंद्र राणा के समर्थन में कुल्हाड़ जिला पंचायत सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सहित 3 लोगों ने अपनी नाम वापसी की है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच में क्षेत्र से ही एक प्रत्याशी के नामांकन पहले ही रद्द हो चुका है। महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि क्षेत्र हित में जिन प्रत्याशियों ने भी नाम वापस लिए हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद जिले में नाम वापसी के आखिरी दिन भी कई अन्य प्रत्याशियों के भी नाम वापस लेने की संभावना बढ़ गई है। इस बारे में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि किस ने नाम आपसे लिया। मुझे आपके से ही पता चल रहा है। तो अब सब लोग एक हुए होंगे क्षेत्र के विकास के लिए। हम लोग सब एक हैं कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, भाई सब क्षेत्र के लिए तो काम करते हैं और हमारा यही रहेगा कि क्षेत्र में अच्छा काम हो। और किसी भाई ने लिया है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे लोग किसी भाई ने ऐसा किया है, तो लेकिन मुझे जानकारी आपसे ही हो रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा ही रहता है कि विकास हो और क्षेत्र में विकास हो, और विकास जो कमियां रह गई हैं उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा और हमेशा रहा। और पौड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदोला ने मीडिया को बताया कि उनके द्वारा महेंद्र राणा के खिलाफ जो भी खबर या बयान अब तक जारी किए गए हैं सारे तथ्यों और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार दिए गए हैं। आज तक उनके द्वारा महेंद्र राणा का भ्रष्टाचार उजागर किया गया है, वो पूरे तथ्यों के साथ दिया गया है। उन्होंने मीडिया का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि बीते साल नमन चंदोला लगातार ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के भ्रष्टाचार का खुलासा करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए, आप कोई हमने विकास नहीं किया तो उसमें, लेकिन जिस तरह की मीडिया में व्यक्तिगत लांछन लगा रहे हैं, मैं उन भाइयों को कह रहा हूं कि इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि इलेक्शन 30 तारीख को खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह की वो बदतमीजी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और व्यक्तिगत हमारी कोई व्यक्तिगत किसी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकतें ना करें और व्यक्तिगत ना लें। व्यक्तिगत लेंगे तो उनको भी व्यक्तिगत भुगतना पड़ेगा। देखिए, भ्रष्टाचार के जितनी भी
अभी तक हमने सबूत आप सभी के बीच रखे हैं, वो पूरी तरह से आरटीआई के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर पेश किए गए थे। महेंद्र राणा के द्वारा जिस तरह से ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि ये कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, ये पूरी तरह से निराधार है। क्योंकि भ्रष्टाचार कोई भी व्यक्ति करता है और जब उसके सबूत सार्वजनिक किए जाते हैं तो हर व्यक्ति यही बोलता है कि मैं बेगुनाह हूँ। रही बात तो महेंद्र राणा के द्वारा ये कहने की हमारी आर्थिकी के स्रोत क्या है, तो महेंद्र राणा खुद मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं और मेरा रहन सहन और मेरा खान पान देख सकते हैं। एक गरीब परिवार से निकला हुआ लड़का जब बड़े बड़े लोगों को चुनौती देता है तो अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं, इनमें ज़्यादा वजन होता नहीं है। और महेंद्र राणा की मानसिकता को भी दर्शाता है कि वो किस तरह से सोचते हैं इस देश के उन तमाम युवाओं के बारे में, उन तमाम आंदोलनकारियों के बारे में जिनका एक लंबा आंदोलनों का इतिहास रहा है।